हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? अगर आप भी एक आईसीयू नर्स हो और आप हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि कौन कौन से यार क्वेश्चन है जो मुझे रेडी करने चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन है जो एज ए आईसीयू नर्स मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट सेक्शन में बताते थे कि हम आईसीयू का हमें एक्सपीरियंस है 1 साल का 2 साल का और हमें ये बड़े वाले हॉस्पिटल में जाना है, लेकिन हमें ये डाउट है कि पता नहीं हमसे क्या पूछेंगे। तो अगर कभी भी आप आईसीयू में जाते हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो अलग से आपसे पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि एक अगर एज ए स्टाफ जा रहे हो आप वार्ड में, है ना, आप उनको बताते हो कि मुझे वार्ड के एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वार्ड के वो हर क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो पूछेंगे। लेकिन अगर आप एक आईसीयू नर्स की तरह जा रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वार्ड वाले नॉर्मल जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी नॉलेज जो है बहुत मैटर करती है। क्योंकि आपके हाथों में ऐसे सेंसिटिव पेशेंट्स की जानें होती हैं जो कि बिल्कुल जाने की स्टेज में होते हैं ना, तो आपको उनको कैसे बचाना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए, किस किस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो अगर आप भी एज ए आईसीयू नर्स इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये लगता है कि मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने 2-3 इंटरव्यू ऑलरेडी दे दिए लेकिन क्लियर नहीं हुई, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के अंदर आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आपकी इंटरव्यू क्लियर करवाएगी, और आपको पहले से ही वो सारे क्वेश्चन पता होंगे जो कि आपको वहाँ पे पूछेंगे, तो इसलिए आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। उसके आगे की डिटेल मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे वो पूछ सकते हैं। देखो, जब भी आप आईसीयू के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो सबसे पहला जो है एचआर में आपका टेस्ट होता है। एचआर का जो टेस्ट होता है वो सबके लिए सेम होता है। उसमें अगर आपने 1 साल के एक्सपीरियंस उनको बोल दिया तो वो आपको निकाल के देंगे जिसमें 1 साल के एक्सपीरियंस वाला है, चाहे आप वार्ड में जा रहे हो चाहे आप आईसीयू में जा रहे हो। लेकिन फ़र्क कब पड़ता है? जब आप आगे इंटरव्यू के लिए जाते हो एनएस के पास या फिर डॉक्टर के पास, आईसीयू के डॉक्टर के पास भेज देते हैं, या फिर ऐसे अलग अलग सीसीयू में भेज देंगे। अगर जैसे आपने बोला मुझे कार्डियक का एक्सपीरियंस है तो वो आपको भेज देंगे सीधा कार्डियक में। कार्डियक का कोई भी डॉक्टर, उनका सुपरवाइज़र या कोई भी आपकी इंटरव्यू लेगा। अगर आप जा रहे हो वार्ड के अंदर तब आपकी एनएस इंटरव्यू लेती है, वहाँ पे जो एनएस होगी, डीएनएस होगी, है ना, वो आपके इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद अगर आप आईसीयू में जा रहे हो तो स्पेशली वहाँ का डॉक्टर और सुपरवाइजर आपकी इंटरव्यू लेता है। जब भी आपका क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं वो बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हैं, है ना। तो बेसिक से बात करें तो सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन होगा वो आपसे ये होगा कि व्हाट इज़ द नॉर्मल वाइटल साइंस। तो वो आपको बताने हैं कि नॉर्मल वाइटल साइन क्या क्या होते हैं। वो आपको मैंने हर वीडियो में बताया और आपको पता भी है, तो वाइटल साइन को हम स्किप कर रहे हैं, आगे चलते हैं। तो जो सेकंड उनका क्वेश्चन आएगा वो है कि आपने कौन कौन से पेशेंट देखे हुए हैं, है ना, आपने आईसीयू के अंदर कैसे पेशेंट देखे हैं आपने एक्सपीरियंस के दौरान। तो वहाँ पे आपको बोलना है कि आपने जो जो पेशेंट देखे हैं, डिवाइड आपको कर लेना है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। अगर यहाँ से ऊपर चलो तो न्यूरो के पेशेंट आपने देखे हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, आप बोल सकते हो कि मैंने हार्ट वाले भी पेशेंट देखे हैं, मैंने पल्मो के पेशेंट भी देखे हैं, मैंने नेफ्रो के पेशेंट भी देखे हैं, मैंने गैस्ट्रो के पेशेंट भी देखे हैं, यूरोलॉजी के पेशेंट आते हैं कुछ सर्जरी करके, फिर हमने कुछ ऑर्थो के पेशेंट हमारे पास आते थे वो भी देखे हैं, है ना। ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो। और अगर वो उसके अंदर पूछे कि गैस्ट्रो में कौन से पेशेंट देखे हैं तो आप बता सकते हो सीएलडी पेशेंट देखे हैं, है ना, या फिर कोई लेप्टोटमी वाले पेशेंट हमारे पास सर्जरी के बाद आते थे वो देखे हैं। और अगर किडनी का पूछ ले, नेफ्रो का पूछ ले तो फिर आप सीकेडी एकेआई वाले बता सकते हो, है ना, ऐसे टाइप के पेशेंट देखें। जो भी चीज़ आप बता रहे हो कि मुझे ये चीज़ पता है, पहले आपको यही दिमाग में रखना है कि मुझे वो सारी चीज़ों का पता हो। ये नहीं कि आपने बता दिया कि मुझे सीकेडी के बारे में पता है, या आपने बता दिया कि मैंने सीएलडी पेशेंट देखे हैं, लेप्रोटमी पेशेंट देखे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है लेप्रोटमी क्या है, क्या होती है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। और सीकेडी नहीं आपको पता सीकेडी क्या होता है, कैसे मतलब पेशेंट को किडनी फेलियर हो जाता है तो क्या होता है, सिम्टम क्या होते हैं ना, ये सारी चीज़ों का आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आप वही चीज़ बोलो जो आपको पता है। ये नहीं है कि आपने ये सारी चीज़ें बोल दी और पता आपको किसी चीज़ का नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है, या मान लो अपने 3-4 दिमाग में आ रहा है कि मैंने सीओपीडी पेशेंट देखे थे, मैंने एमआई पेशेंट देखे थे, मैंने सीकेडी पेशेंट देखे थे, सीएलडी देखे थे, बस यही देखे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही बताओ।
बट जो मेन चीज़ है वो आपको बतानी है कि आपको उसका बारे में फुली नॉलेज है ना। ये तो हो गया पेशेंट्स के बारे में। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपसे भी ये पूछेंगे कि आप क्या क्या प्रोसीजर असिस्ट करवा लेते हो, या आपने क्या क्या प्रोसीजर देखे हुए हैं, असिस्ट करवाए हुए हैं। तो वहाँ पे आती है मेन चीज़ कि आपने कौन कौन से प्रोसीजर देखे हैं। तो देखो आईसीयू के अंदर बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। अगर हम फिर शुरू से शुरू करें, ब्रेन से शुरू करें, तो कई बार ईवीडी जो हम ड्रेन डालते हैं वो आईसीयू के अंदर ही डाल देते हैं ना। थोड़ा सा नीचे आते हो, मुंह पे आते हो, तो काफ़ी सारे ईएनटी के प्रोसीजर है। जैसे कि अगर हम ट्रिक्योस्टमी की बात करें, इंटुबेशन की बात करें, जहाँ किसी को एपिस्टेक्सिस होता है, नेजल ब्लीड होता है, तो वहीं पे पैकिंग वगैरह होती है, तो वो सारे भी आईसीयू के अंदर ही हम करते हैं, ठीक है। उसके थोड़ा सा और नीचे आते हैं, लंग्स के ऊपर आए तो न्यूमोथोरैक्स किसी पेशेंट को हो जाता है, तो उसको आप वहीं पे ट्रीट करते हो, वहीं पे आईसीडी ड्रेन डालते हो, है ना। उसके बाद अगर सेंटर लाइन की बात करें तो सेंटर लाइन आप वहीं पे डालते हो। कोई हार्ट का पेशेंट है जिनको पिगटेल कैथेटर डालते हैं, तो वो भी आप वहीं पे डालते हो, है ना। तो ये सारे कुछ प्रोसीजर है जो कि आप वहाँ पे करवाते हो, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे प्रोसीजर है, मैं एक लिस्ट नीचे दे दूंगा और लिख भी दूंगा, आप सारे वो नोट डाउन कर लेना और उनके बारे में पढ़ लेना। लेकिन इन सब में से मेन चीज़ है, जैसे एक आप एंडोस्कोपी वहाँ पे होती है, ठीक है। एंडोस्कोपी का मेन प्रोसीजर होते ही रहते हैं, जो कॉमनली वहाँ पे होते रहते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि एंडोस्कोपी जो कि फ्रीक्वेंट होती है, इंटुबेशन जो कि फ्रीक्वेंट होती है, सेंट्रल लाइन इंसर्शन जो कि डेली चलती है, उसके बाद कोलोनोस्कोपी जो कि फ्रीक्वेंट होती रहती है वहाँ पे, ट्रिक्योस्टमी जो कि फ्रीक्वेंट होती रहती है, आईसीडी ड्रेन जो कि फ्रीक्वेंट डालते रहते हैं। तो ये कुछ प्रोसीजर है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। अर्टीरियल लाइन जो कि डेली डालते ही रहते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो उसके बाद जो आपसे आगे पूछ सकते हैं क्या का क्वेश्चन के, अगर मान लो कोई पेशेंट है, आपने इंटुबेट करवाना है, तो क्या चीज़ें रेडी करोगे। तो उसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, इंटुबेशन बाय नर्सिंग वाइफ। तो आपको वो वीडियो दिख जाएगी, उसमें मैंने वो सारी चीज़ें बता रखी है कि इंडिकेशन क्या है इंटुबेशन की, उसके बाद क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए उस टाइम पे, है ना, क्या क्या इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए और आप कैसे इंटुबेट करवाते हो, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने बता रखी है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आपकी इमरजेंसी ट्रॉली आपके पास होनी चाहिए, आपके पास हेट्रोपिन एपी होना चाहिए, आपके पास सक्शन जो है वो रेडी होनी चाहिए, आपके पास ईटी ट्यूब जो है अलग अलग साइज़ की 7, 7.5 और 8 तक की होनी चाहिए। उसके बाद आपको पास लिंकोस्कोप होना चाहिए जो कि इंटुबेशन करनी है आपको, बूजी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और जेली आपके पास होनी चाहिए, और आपका जो हॉल है, जो आपका बेड है, वो रेडी होना चाहिए इंटुबेशन के लिए। उसकी बैक साइड से जो रेल्स है वो उतार देनी होती है, और उसकी पूरी जो हाइट है वो मतलब एक जैसी कर देनी है, हाइट ऊपर करनी है बेड की, और बेड को स्ट्रेट कर देना होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए इंटुबेशन के दौरान। उसके बाद अगर सेंटर लाइन का पूछेगा, सेंटर लाइन डालनी है तो कैसे डालोगे, क्या क्या चीज़ें रेडी करते हो, कहाँ कहाँ डालते हो। सेंटर लाइन के लिए आप बता सकते हो, जुगुलर में डाल सकते हो, सबक्लेविन डाल सकते हैं, फेमोरल डाल सकते हैं, और पिक लाइन हम डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है जो आप उनको बतानी होती है। उसके बाद अगर सामान आपसे पूछेगा क्या क्या सामान यूज़ करते हैं, तो सामान के लिए आपको बताना है कि एक हम कट डाउन सेट होता है, या फिर जिसको हम CBL सेट बोलते हैं वो होता है, तो वो हमें देना है। उसके अंदर सारी चीज़ें होती है, गाउन भी होते हैं, गॉज पीस होते हैं, है ना, सारे अंदर छोटे छोटे बॉल 2 होते हैं, जिसके अंदर आपको एक में NS डालना है, एक में आपको बीटाडीन डालना है, या AHD डालना है। तो वो सारी चीज़ों के लिए, उसके लिए अलग से आपको ट्रिपल ल्यूमिन सेट लेना होता है, और एक साथ में सूचर लेना होता है 30 का, और एक लोकल लेना होता है ना। यही चीज़ें होती है जो CBL के दौरान आपको यूज़ करनी है। तो जैसे CBL आप डाल देते हो, उसके बाद आपको एक एक्सरे करने होते हैं लोकेशन कंफर्म करने के लिए कि जो CBL डली है बिल्कुल सही डली है या नहीं डली है। तो ये होती है मेन जो CBL के लिए सामान वगैरह यूज़ करते हैं। तो बाकी जो मैंने प्रोसीजर है वो सारे अगर मैं बताने लग गया तो वीडियो बहुत 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 ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप गूगल पे लिखोगे, आप सारी आपको वो चीज़ें दिख जाएगी। जैसे एंडोस्कोपी के बारे में आपने देखना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, तो आप जस्ट लिखो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट फॉर एंडोस्कोपी, लिखोगे तो आपको सारे इक्विपमेंट दिख जाएंगे जो जो एंडोस्कोपी के लिए चाहिए। वैसे तो एंडोस्कोपी के लिए ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, जस्ट कंसेंट वगैरह लेने होते हैं। बाकी तो एंडोस्कोपी का सारा स्टाफ आता ही है, एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर आता है, और जो डॉक्टर परफॉर्म करते हैं वो आते हैं, और वो सारी चीज़ें खुद ही कर देते हैं। आपको जस्ट उनको कुछ सेट जैसे कट डाउन सेट देना होता है, आपको सक्शन रेडी करके उनको देनी होती है, कुछ सेडिशंस होती है जो उनको आपको देनी होती है, कुछ मेडिसिन होती है जो आपको रेडी करनी है, जो आपको वो बताते हैं।
तो ये सारी चीज़ें होती है, बाकी असिस्ट तो वो खुद ही करवाते हैं। उसके बाद आर्टेरियल बीपी जो आप मॉनिटर करते हो उसके बारे में आपसे पूछते हैं कि वो कैसे कनेक्ट करते हो। तो इसके बारे में मैंने एक फुली वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में आपको वो वीडियो दिख जाएगी, तो आप वहीं से वो देख लेना, क्योंकि अगर उसका भी प्रोसेस थोड़ा लंबा है और मैंने लाइव वो करके दिखाया है, मतलब उसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हो, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे मॉनिटर के ऊपर सेटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है। आप ये वीडियो खत्म होने के बाद वो भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे मेडिसिन के बारे में, हाई रिस्क मेडिसिन कौन कौन सी है, कौन कौन से इन्फ्यूज़न हम यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी हाई रिस्क तो आपको पता ही होगी अगर आपने आईसीयू के अंदर काम करा है, और इसके साथ जो इन्फ्यूज़न है जैसे नॉर एड्रीनलिन आप बनाते हो, एडीआर आप बनाते हो, है ना, केसीएल आप देते हो, डोपामीन का इन्फ्यूज़न आप बनाते हो, कॉर्डन का इन्फ्यूज़न आप बनाते हो, तो ये सारे इन्फ्यूज़न जो है इसके बारे में वो आपसे पूछेंगे। तो ये आपको बताना है कि कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम देते हैं, क्या उनकी नॉर्मल डोज है, क्या हाई डोज है, कितने तक हम जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो उसके बाद आता है वेंटिलेटर का, जो कि एक आईसीयू नर्स को पता होना चाहिए। वेंटिलेटर के ऊपर आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले उनका क्वेश्चन होगा कि वेंटिलेटर आप किस कंडीशन में यूज़ करते हो, ठीक है। वेंटिलेटर के कौन कौन से मोड होते हैं, जैसे SIMV मोड होता है, PRVC होता है, VC होता है, PC होता है ना, और CPAP होता है। तो ये सारे मोड्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये मोड होते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने एक YouTube पे वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप वो भी देख लेना। तो उसके बाद अगर वो आपसे पूछेंगे कि अगर आपके डॉक्टर ने बोल दिया कि पेशेंट को आज आपको वेन ऑफ करके एक्सटुबेट करना है, तो उसके लिए आप कौन से मोड पे डालोगे, कितने टाइम के लिए डालोगे, क्या क्या चीज़ें देखोगे। जैसे कि मान लो आपका पेशेंट अभी PC मोड पे था, जब VC वॉल्यूम कंट्रोल पे था, उससे डॉक्टर ने आके सुबह 9 बजे बोल दिया कि इसको हमने वेन ऑफ करना है, तो उन्होंने CPAP पे डाल दिया। फिर जो नॉर्मल हम क्या करते हैं, CPAP पे 1 घंटा रखने के बाद हम सैचुरेशन देखते रहते हैं, अगर ड्रॉप ऑफ नहीं हो रही है तो आपको 1 घंटे के बाद उनकी ABG करनी है, देखना है कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, या कैसा है उसका PCO2, रिटेन तो नहीं कर रहा है, PCO2 सही से एक्सेल कर रहा है, रिटेन तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है ना। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को आपको खास ध्यान रखना है उसमें। उसके बाद आप जब 1 घंटे के बाद अगर ABG बिल्कुल नॉर्मल आती है तो आपको TPS पे लेना है, आपको उनको ऐसे बताना है कि हमें उसको TPS पे लेना है। TPS पे भी हम 1-2 घंटे रखते हैं और फिर एक ABG करते हैं, अगर वो भी नॉर्मल आती है तो फिर हम उसको एक्सटुबेट कर देते हैं। तो ABG हम कर रहे हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ABG के ऊपर ही आता है कि ABG क्या है, क्योंकि मेडिकल ICU एक ऐसा ICU जहाँ पे हर एक शिफ्ट में 2-2 ABG एक पेशेंट की हो जाती है। अगर आप ICU के स्टाफ हो तो आपको ABG का पता ही है कि कैसे आपको विड्रॉ करना है, कौन सी आर्टरी से आप लेते हो, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू, वो आपको पता होनी ही चाहिए। लेकिन पता होने के साथ साथ एज ए ICU नर्स आपको ये भी पता होना चाहिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक को आप कैसे हैंडल करते हो और रेस्पिरेटरी को आप कैसे हैंडल करते हो या कैसे ट्रीट करते हो। डॉक्टर तो होते ही होते हैं वहाँ पे आपको बताने के लिए, लेकिन यू आर द नर्स हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट पेशेंट। तो आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका डेली का रूटीनली काम है। तो इसलिए ABG के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। ABG के ऊपर कोई डाउट है तो मैंने वो भी वीडियो बना रखी है, वो भी वीडियो नीचे डाल दूंगा। आप सोच रहे होगे कि सारी वीडियो का लिंक नीचे दे रहे हो तो बता क्या रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहता नहीं हूँ आपको बोर करूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं रिपीट करना नहीं चाहता ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे आपको आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। उसके बाद आपको वो पूछते हैं पोस्ट ऑफ केयर के बारे में, क्योंकि ICU में CVA वाला पेशेंट आता है, उसकी कैसे केयर करते हो, सर्जरी कोलोनोस्कोपी करके आता है, लेप्रोटमी करके आता है, उसकी आप कैसे केयर करते हो, प्रोसीजर के बाद कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे डाल दिया है उसके बाद आप उसकी क्या केयर करते हो, किसी पेशेंट को DVT हो गया है उसकी आप क्या केयर करते हो, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हो, ये चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। कोई पेशेंट है जिसको COPD हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनको कौन सी पोजीशन में रखना होता है, उनको क्या क्या नेबुलाइज कैसे करवाते हो, कौन कौन सा आप नेबुलाइज उनको करवा सकते हो, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कितनी उसकी ऑक्सीजन आपको लेवल बना के रखना है, क्योंकि जो COPD पेशेंट है उनकी आपको बहुत ज़्यादा उनको ऑक्सीजन नहीं देनी, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन देने के साथ वो CO2 रिटेन करने लग जाते हैं। तो 90 तक उनका हमने मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद ARDS पेशेंट जो होते हैं उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं कि ARDS वाले कंडीशन में पेशेंट को कैसे हैंडल करोगे, क्या क्या चीज़ें देखोगे,
क्या क्या पोजीशन दोगे। जैसे कभी कभी उनको हम प्रोन पोजीशन भी देते हैं क्योंकि उनकी सैचुरेशन मेंटेन नहीं होती है। कितनी आप पीप रखोगे पेशेंट की, है ना, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद आईसीयू पेशेंट और न्यूरो आईसीयू पेशेंट जो कि सबसे ज़्यादा जिनको बेड सोर होते हैं, बेड सोर के बारे में आपको मेन क्वेश्चन आता है कि अगर बेड सोर हो सकता है तो क्या रीज़न से हो सकता है, अगर हो गया तो क्या चीज़ें करनी है, कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो आगे बढ़ने से। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं। बेड सोर का आपको पता ही है, रीज़न बहुत सारे होते हैं। जैसे कंटिन्यू अगर फ्रिक्शन उसको रहता है, जब पॉलिश लगे होते हैं तो पॉलिश के साथ उसको थोड़ा थोड़ा यूरिन कई बार लीक होता रहता है, जिसके साथ वेट हो जाता है एरिया। ज़्यादा वेट होने की वजह से जो स्किन है बहुत जल्दी निकलनी शुरू हो जाती है ना। कंटिन्यू एक ही पोजीशन में रहने की वजह से उनको बेड सोर हो सकता है। वो नी प्रोमिनेंट एरिया होते हैं जहाँ पे बेड सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छे से न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलता जिसकी वजह से बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ हो सकता है और काफ़ी सारी चीज़ें जिसके साथ आप होने से प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे आप अल्फ़ा बेड लगा सकते हो पेशेंट की, फ्रीक्वेंटली सेकेंडरली पोजीशन चेंज करवाते रहना है। उसके बाद अगर पेशेंट बार बार वेट हो रहा है तो उसको ड्राई नीचे से करके रखना है। और पेशेंट को आपको कंटिन्यू डाइपर वगैरह नहीं पहना के रखने हैं, क्योंकि अगर डाइपर आप पहना के रखते हो तो उसके अंदर कई बार पेशेंट मतलब सब यूरिन और मोशन उसी में होता रहता है और स्टाफ इतना बिजी होता है कि देख नहीं पाता, जिसकी वजह से पेशेंट को बेड सोर बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रिवेंशन के लिए ये सारी चीज़ें फिर ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हो और उसके ऊपर अगर बन गया तो एलावेंसेक्रम वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको उनको बतानी है कि कैसे आपको बेड सोर को बढ़ने से रोकना है। तो उसके बाद कुछ कंडीशंस है जो कि आपको एज ए नर्स ट्रीट करनी होती है। जैसे कि पेशेंट को किसी को बीटी हो गया, उसके लिए आप पेशेंट को ना तो सीसीयू में शिफ्ट कर सकते हो, ना आपके पास इतना टाइम होता है कि आप जाके बाहर के डॉक्टर को लेके आओ। तो आपके पास जो टाइम होता है विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर आपको वो सारी चीज़ें करनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफिब लेके जाना है, पल्स को कैसे देखना है कि ये वीटी की पल्स है, मोनोमॉर्फिक वीटी हो रहा है या पॉलीमॉर्फिक वीटी हो रहा है, कौन सा वीटी हो रहा है और उसको कैसे ट्रीट करना है। तो ये चीज़ों की आपको पल्स की पहचान होनी चाहिए वीटी की, है ना। और उसमें क्या क्या करते हैं वो सारी चीज़ें बतानी है। जैसे आप पेशेंट को शॉक देते हो, है ना, 150 से 200 जूल से स्टार्ट करते हो, पेशेंट को शॉक देते हो। उसके बाद पेशेंट को लॉक्सीकार्ड देते हो, कॉर्डरोन देते हो या फिर मैग्नीशियम वगैरह जो भी उनका देना है, वो सारी चीज़ें मतलब दे के आप पेशेंट को ट्रीट करते हो। फिर एसवीटी हो गया तो एसवीटी को कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे एडिनोसिन वगैरह देते हैं, कैनुला यहाँ पे या फिर जुगलर पे लगा के देते हैं और देने का जो तरीका है वो आपको उनको बताना है। उसके बाद एएफ होता है तो एएफ को कैसे कंट्रोल करना है वो आपको बताना है कि कॉर्डन हम उनको चलाते हैं, उसके लिए उनको बताना है कि पहले हम 300 का बोलस देते हैं, उसके बाद 60 mg फर्स्ट 6 आवर्स के लिए चलाते हैं, फिर 30 mg रेस्ट 18 आवर्स के लिए चलाते हैं। हम 24 घंटे के लिए कॉर्डन चला के रखते हैं। उसके बाद हम टैबलेट पे पेशेंट को ले लेते हैं, है ना, ईसीजी करनी है, ये सारी चीज़ें आप उनको बतानी है। उसके बाद हाइपोटेंशन हो गया तो नॉरेड चलाना है, डोपामिन चलाना है, वैसोप्रेसिन चलाना है। किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया तो एंटीजी चला सकते हैं, लेबेटोलोल दे सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जैसे एमलॉन्ग, टेल्मा, है ना, ये सारी चीज़ें, क्लिनिडपिन हो गया, अर्कामिन हो गया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो उसको ग्लूकोज दे सकते हैं, फिर उसको हम डेक्सट्रोज दे सकते हैं। फिर अगर कंटिन्यू हाइपोग्लाइसीमिया चल रहा है, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले पेशेंट होते हैं उनको कंटिन्यू हाइपोग्लाइसीमिया चलता है, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को डेक्सट्रोज रेगुलर दे सकते हो या फिर D25 या D10 आप इन्फ्यूज़न चला सकते हो, है ना। उसके बाद किसी पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है तो कैसे ट्रीट करना है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो क्या क्या देना है। तो ये सारी कंडीशंस को कैसे आपको हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपको उनको डिटेल में बतानी होती है। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन मोस्ट लाइकली 80% ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि एज ए आईसीयू नर्स में मैंने काफ़ी सारी इंटरव्यू दी है हॉस्पिटल में और ये सारे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो वो पूछते हैं। तो ये तो था मेन क्वेश्चन और मुझे लगता है मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको स्किप कर गया, जो नहीं बता पाया बिकॉज ऑफ द टाइम, बिकॉज टाइम जो है वो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो का। और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती रहेगी। और अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको वहीं पे बताऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।